चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज फिर एक बढ़िया तेजी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी जाके बंद हुए और आज शुरुआती कारोबार में जो थोड़ी वीकनेस थी सेकंड हाफ में मार्केट ने पिकअप करी और थोड़ा रिस्पाइट 12 बजे के अराउंड था और फिर सेकंड हाफ में लास्ट आवर में बिल्कुल ही बढ़िया तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के करीब जाके इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहतर साइड पे थे, यूरोपियन मार्केट्स तेजी में थे, एशियन मार्केट्स या की क्लोजिंग आते आते थोड़ा बेटर साइड पे सिचुएशन थी, डाउ फ्यूचर तेजी में थे, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ मार्केट में देखने को मिला और लोअर लेवल से एक बढ़िया मूव बाजार में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ना केवल ये बल्कि ब्रॉडर साइड पे भी मार्केट्स में एक अच्छी खरीदारी थी। हालांकि बहुत बड़ी तेजी तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स करीब 15-16 अंकों की बढ़त रही, निफ्टी भी 18 अंक बढ़कर करीब 15,850 के ऊपर बंद हुआ, 50 के आसपास बंद हुआ। लेकिन ये अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो इंडेक्स में ज़रूर एक बढ़िया मूव आपको दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे इंट्राडे लोज से करीब 200 अंकों के आसपास का मूव इंडेक्स ने दिया भी। आईटी रियल्टी में आज हल्की बहुत तेज़ी थी, लेकिन बढ़िया मूव आज था मेटल में, जो कि शॉर्ट कवरिंग के चलते ज़ोरदार तेज़ी में बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो में, जो कि लगातार पिछले हफ्ते 7-7.5% का ऑलरेडी मूव दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खरीदारी का रुझान बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनर्जी आज एफेंडो का टॉप गेनर और इंडेक्स का टॉप गेनर भी आपको ओएनजीसी दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट मिड कैप में ऑयल इंडिया आज मिड कैप के टॉप गेनर्स में आपको शुमार दिखाई पड़ेगा। तो एक बढ़िया मूव एनर्जी स्पेस के अंदर था। मेटल में हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, सेल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। सेलेक्टिव स्टॉक्स में और मूव था, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। लिकर, मिड कैप लिकर के अंदर एक अच्छी, स्मॉल कैप लिकर में एसोसिएट अल्कोहल हुआ, सोम डिस्लरी ऐसी कंपनी हुई जहाँ पर एक बढ़िया तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा आईटी और रियल स्टेट स्पेस में हल्की बहुत खरीदारी थी। मिड कैप आईटी में जो थोड़ी बहुत तेज़ी थी, लास्ट आवर में रियल स्टेट में थोड़ा बहुत अपस्विंग आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन प्रेशर था आज बैंक्स पे, फार्मा पे। फ्रंट लाइन में आज आपको तेज़ी में दिखाई पड़ेगा एल&टी, रिलायंस, जहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी थी। आईटी से सेलेक्टिव आईटी स्टॉक, टीसीएस थोड़ी बहुत हल्की बहुत बाइंग वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ऐसे अलग अलग पॉकेट्स में कामकाज था, लेकिन मेजरली आज आपको लोअर लेवल से ज़्यादा रिकवरी दिखाई पड़ेगी। प्रेशर था आज बैंक्स के अंदर, इसके अलावा सेलेक्टिव फार्मा के अंदर जहाँ दबाव था। कुछ आईटी जो कि कल तेज़ी में था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ देखने को मिल रही थी। मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ न्यूज़ फ्लोज अच्छे थे। इम्पैक्ट था जोमेटो में, जहाँ पे वो ब्लिंकिट एक्विजिशन का दूसरा दिन था, जबकि यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा था। 10% के आसपास का फॉल आज के सत्र में देखने को मिला, कल 7-8% टूट चुका है। तो 2 दिनों में शेयर काफ़ी वाइप आउट हुआ। इसके अलावा आज जो कल हाईकल में तेज़ी थी, आज थोड़ी बहुत तक बिकवाली वहाँ पर आते दिखाई पड़ी, प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, वहाँ देखने को मिली। इसके अलावा सेलेक्टिव बाइंग अलग अलग स्टॉक्स में थी, मीडिया की स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे करके आज ओवरऑल जो मूड माहौल था वो थोड़ा सुधरा जरूर था सेकेंड हाफ के अंदर, और इसी के दम पर एटलीस्ट इंडेक्स डे हाई के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया हुआ है वो है HDFC लिमिटेड एंड बजाज फाइनेंस। वर्मा साहब, दोनों ही अपर एंड पर, दोनों ही थोड़े से महंगे। कल एक कॉलर से बात हो रही थी शाम 7:30 के शो में, तो उसमें बजाज फाइनेंस को लेकर सवाल आया, तो मानस ने एक ही बात कही थी कि अभी महंगे साइड पर है, अभी एटलीस्ट में हाथ मत लगाइए, नीचे की तरफ मिल जाए तो एक बार को फिर भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और ये बात सच भी है कि वो बहुत महंगे साइड पर है, डिस्पाइट इतने फॉल के बावजूद भी, क्योंकि वो सुपर एक्सपेंसिव से थोड़ा कम एक्सपेंसिव हुआ है। लाइकवाइज HDFC लिमिटेड भी हायर लेवल से थोड़ा ईज आउट जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक एंड पर नहीं पहुंचा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, दोनों हैं क्रूशियल कंपनीज अपने अपने जोन्स की। वो लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस कंपनी है, तो दोनों ही कंपनियों में फ्लॉ नहीं है, भाव में फ्लॉ है। तो अगर आप थोड़ा बहुत SIP के थ्रू जा सकते हैं तो चले आइए, लेकिन या व्यू आपका बहुत लंबा है तो। लेकिन अदरवाइज एज ऑफ नाउ के लिए आप यही मान के चलिए थोड़ा महंगा है, क्योंकि बजाज फाइनेंस तो ऑलरेडी 60 के CAGR से ग्रो कर रहा है पिछले 10-1 साल में, और 60 का CAGR मेंटेन करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी भी कंपनी के लिए। निफ्टी की बेस्ट नेक्स्ट कंपनी भी जो है वो 25-27 के CAGR से ग्रो करती है। तो इस तरह की ग्रोथ वाली कंपनियों में जो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी प्रेजेंस प्रूफ करेंगी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो थोड़ा नीचे ही आएगा। तो वो ग्रोथ तो अब नहीं दिखती, लेकिन हाँ उस तरह की ग्रोथ नहीं है तो उस तरह के वैल्यूएशन भी शायद ना मिले, इसीलिए वो वैल्यूएशन थोड़े दिन में झड़ेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो आप एक बार को एंटर कर जाए वो ज़्यादा बेटर है। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन ओवर वैल्यूड साइड पर है, इसलिए एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कॉशियस स्टांस मेंटेन रखना होगा। अच्छा जी, नवकार कॉप, अक्षय साहब, इसमें अगर वो थोड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा, इनपुट कॉस्ट का काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही
यूजुअली मतलब अगर कभी मुझे कोई लॉजिस्टिक में पूछता है कि किसी में लेने लायक कोई सिचुएशन है तो नहीं, पहले जिससे सेक्टोरल मूव आता है स्विंग्स के हिसाब से, यानी कि एकदम से चलेगा पूरा सेक्टर और एकदम से सेक्टर के अंदर मूव देखने को मिल जाता है। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट इनके साथ है ही, क्योंकि क्रूड भागा है और क्रूड इनके लिए बहुत मेजर हिस्सा रहता है, तो वो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन क्योंकि डिलीवरीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंप्रूव हो रही हैं, तो ठीक ठाक मूव रहता है। लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, लीडर ब्लू डार्ट ही रहता है सेक्टर का, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ थोड़ा इंडिविजुअली आप देख समझ कर पढ़ कर ही इन कंपनियों में एंटर करिएगा, वही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फंसने के चांस, एक तो छोटा सेक्टर और उसमें भी बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ, तो फंसने की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक जैसी कंपनियाँ देख लीजिए आप, या सीकल देख लीजिए, जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस भी दिया है, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से बहुत ईज आउट भी हुए हैं। तो इसीलिए ज़रा निवेश करने में बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ लिख कर इसके बारे में निवेश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सुमित जी, आवर मार्केट्स आर नाउ मोस्टली ड्रिवन बाय रिटेल इन्वेस्टर। नहीं सर, ऐसा इस तरह की कोई गलतफहमी मत रखिएगा आप अनिल जी, कि रिटेल इन्वेस्टर्स तेज़ी को ड्राइव कर रहे हैं। आप जो एफआईज का आंकड़ा देखते हैं वो कैश मार्केट का एफआईज का आंकड़ा है, जिसपे एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री ऐसा भी तो हो सकता है कि एफआईज फ्यूचर में लॉन्ग कर रहे हो और कैश में बेच रहे हो। जो डेरिवेटिव के आंकड़े हैं उनको भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि डेरिवेटिव में एफआईज की तरफ से लॉन्ग बन रहे हैं और डीआईज वहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अपनी डिलीवरी की पोजीशंस छोड़ रहे हैं और एफआईज में वही पोजीशंस को लॉन्ग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी का शेयर छोड़ रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी का फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन नहीं बन सकती है, तो इसलिए ये कभी आप नहीं काउंट कर सकते। ऑब्वियसली बात है, जिस जो डॉलर में पैसा डाल रहा है उसका 70 रुपया ज़्यादा है हमसे वो, तो $1 $70, $1 70 रुपये के बराबर है। तो आप या 75 या 78 रुपये के आसपास है, तो उनका फ्लो हमसे ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। हैविंग सेड दैट, आप ये भी मान के चलिए कि इंडिया की जो एसआईपी फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिर्फ वो ड्राइव कर रहा है वो अभी कहना सही नहीं होगा। तो बेटर यही कि एफआईज की जो डिपेंडेंसी है वो भी बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगी। और एफआईज हमेशा चर्न करते रहता है असेट को, कि ऐसा नहीं वो चले गए तो वापस नहीं आते, सालों तक वो ऐसी पैसा डालते हैं, निकालते हैं, सेफ एसेट क्लास में जाते हैं, फिक्स रिटर्न्स में जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने को ही आधार मान लीजिए कि अगर आपने कहीं आपको 8% फिक्स ब्याज मिल रहा है और बाज़ार बहुत अनसर्टेन है और इस अनसर्टेनिटी में आप 4-5% ही बना पाएंगे, तो आप इसमें क्यों आना चाहेंगे? आप उसी में जाएंगे ना जहाँ पे 8% फिक्स ब्याज मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन भागने वाला है और दुनिया भर में टर्मोइल्स चल रहे हैं, तो पहली चीज़ भागेगी क्रूड के बाद भागते हैं सारे एग्री कमोडिटीज़। तो अगर क्रूड भाग रहा है, क्योंकि उससे रिलेटेड एग्री कमोडिटीज़ होती हैं, तो क्रूड में अगर तेज़ी बन गई है तो एग्री कमोडिटी से पैसा डाल देंगे, वो सारी इक्विटी मार्केट से पैसा निकालेंगे और बढ़िया कमोडिटीज़ में डाल देंगे, जिसमें रबर, कॉफ़ी, टी, इनके प्राइसेस शूट अप करेंगे, उससे कमाएंगे। तो उनको तो 8%, 10%, 12% रिटर्न चाहिए। उनके लिए कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि इक्विटी में ही रहना है, वो कहीं भी जा सकते हैं। कुछ नहीं मिला तो बॉन्ड्स पे ले जाएंगे, यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वहाँ 10% मिल रहा है, वहाँ चले जाएंगे। तो लाइक वाइज पैसा शिफ्ट होता रहता है, चर्न होता रहता है, लेकिन पूरा नहीं होता। कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ यहाँ वहाँ चलता रहता है। और अगर एक बार गए हैं तो वापस भी आ ही जाएंगे। इंडियन मार्केट को अवॉइड नहीं कर सकती कोई भी एसेट क्लास में आप अगर पैसा डालना चाहते हैं तो। ओके, वेदांता एंड टाटा स्टील। अल्पेश साहब, टाटा स्टील के केस में तो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, स्टॉक स्प्लिट है 10:1 का, यानी एक शेयर 10 में विभाजित होगा। वेदांता के केस में एक बार को आप ज़रूर मेटल की साइकिल में एंटर कर सकते हैं इन जोन्स के आसपास। आज ही वो बात हो रही थी गाबा सर से, उन्होंने कहा था कि इसमें आप एंटर करिए, वेदांता ही बेटर दिख रहा है, हिंडाल्को और वेदांता जिनमें आप एंटर कर सकते हैं इन जोन्स में, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये साइक्लिकल मूव वाले शेयर हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं तो साइकिल के किस हिस्से में एंटर करना वो क्रूशियल रहता है, कि मेटल के प्राइसेस अगर दोबारा नहीं बढ़े तो इनकी सेल्स उस तरह की नहीं आएंगी जो पिछले 2 क्वार्टर में आ चुकी हैं। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नतीजे टूटे हुए दिखाई पड़ेंगे, बाजार फिर रिएक्ट करेगा, फिर ये शेयर नीचे आएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये शेयर नीचे आ गया जहाँ से लिया था वहाँ से। तो ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनकी सिचुएशन तब बदलती है जब प्राइसेस मेटल के चेंज होते हैं। तो अगर मेटल के प्राइसेस रियलाइजेशन सीक्वेंशियल बेसिस पे ख़राब हो रहा है, रियलाइजेशन मतलब कि जो स्टील बेचते हैं उसका दाम पिछले बार अगर $100 पर टन था, इस बार वो अगर $110 पर टन नहीं आया तो रियलाइजेशन नीचे होगा इनका। $90 पर टन आया तो रियलाइजेशन नीचे आ जाएगा। और इनपुट कॉस्ट बढ़ी है क्रूड की बढ़ने से या कुकिंग कोल के दम बढ़ने से, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ना, रियलाइजेशन का ना आ पाना, मार्जिन्स का प्रेशर, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट करेंगी इनके बिजनेस पर, जिसकी वजह से अगर क्वार्टरली नंबर ख़राब हुए तो बाजार में शेयर फिर रिएक्ट करेंगे।
तो इस हिसाब से आप देखकर इसमें एंटर करिएगा दोनों में। लेकिन वेदांता ज़्यादा बेटर डिविडेंड प्ले है, टाटा स्टील में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है स्टॉक स्प्लिट का, इसलिए वहाँ पर उस तरह की मूवमेंट आ सकती है। ओके, न्यूली लिस्टेड एथर इंडस्ट्री, दिनेश साहब अभी मैं अवॉइड ही करूँगा इसको, क्योंकि कोई भी कंपनी जो न्यूली लिस्टेड है, बीट LIC, बीट अदानी, जब तक उनकी पिक्चर नहीं क्लियर होती उनके नंबर्स को लेकर कोई भी कॉल लेना मुश्किल है, क्योंकि एटलीस्ट 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर या 6 क्वार्टर तो चाहिए ही किसी कंपनी के नंबर समझने के लिए कि ये किस तरह की स्थितियों में काम करती है। केमिकल कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर आपको सीज़न के हिसाब से अच्छे नंबर दे सकती है। फूड कंपनी स्टेबल नंबर देगी। IT कंपनी डॉलर रुपये इक्वेशन के हिसाब से चलेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां बेसिकली उसमें चलेंगी। कमोडिटी बेस्ड कंपनियों की इनपुट कॉस्ट बढ़कर आएगी, कुछ की रियलाइजेशन अच्छे आएंगे। तो कुछ भी कहना मुश्किल होता है 1 क्वार्टर के नंबर या 2 क्वार्टर के नंबर को लेकर। तो अभी टू अर्ली टू सी एनीथिंग है। मैं आपको कुछ भी बोलूँगा और आपकी सिचुएशन और डिटोरिएट हो जाए, इससे बेटर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है मेरे लिए। ओके, साउंड प्रॉब्लम सर इसलिए कि आज इसी फ्लोर पे 2-4 लोग और मेरे साथ खड़े होकर कुछ लिंक्स दे रहे हैं, तो उनकी ऑडियो भी मेरे आसपास आ रही है, तो मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है इसलिए। ओके, इन्फोसिस 1000 शेयर 1550 10 साल। अरुण साहब सही कंपनी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आपने एक लॉट में एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया, 1000 शेयर 1500 के दाम पर। इसी तरह की कंपनी अगर आप एवरेज करते हुए चल रहे होते, SIP वे में जा रहे होते, तो आपकी एवरेज शायद नीचे होती, जब कभी इन्फोसिस नीचे आता था। लेकिन क्योंकि एक चंक में आपने खरीद लिया, तो अभी तो आप बने रहिए, कुछ मत करिए इसमें। कंपनी अच्छी है ही, तो राय नहीं है इसमें, डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, बायबैक्स भी करती रहती है टाइम पर। लेकिन हैविंग सेड दैट, कभी भी इस तरह कोई नया आप निवेश करना चाह रहे हो, इस तरह की बड़ी पूंजी आप निवेश कर रहे हो, तो आपके लिए बेटर यही है कि आप SIP वे में थोड़ा हर महीने निवेश करते रहें। भले ही 15 लाख रुपये आपके थे, तो लाख रुपए 12 महीने में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उससे ये होता कि आपकी कॉस्ट नीचे आ जाती। तो इन्फोसिस जैसी ही कंपनी होती, 1500 शेयर ही होते, 1000 शेयर ही होते, लेकिन वो 1500 का दाम घट के कहीं 1200 साढ़े 1200 रुपये की रेंज में होता, तो आप ऑलरेडी बफर में खड़े होते। तो इस तरह की रणनीतियाँ इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा बेटर है। कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं। अच्छा, प्रणव साहब का सवाल है, इज़ देयर एनी न्यूज़ ऑफ इन्फ्यूज़न ऑफ कैश इन वोडाफोन? सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़िएगा वोडाफोन में कभी आप। वोडाफोन करीब 2800 करोड़ रुपया के आसपास का घाटा देती है साल का। और क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ शेयर नहीं, 2800 करोड़ इसके नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर हैं, और जो घाटे का सिनेरियो है, उस सिनेरियो के हिसाब से इसको प्रॉफिट में आने के लिए यहाँ से शायद 3 गुना पैसा कमाना पड़ेगा, मुनाफा, तब जाके वो प्रॉफिट में आएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हायर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो अगर प्रमोटर पैसा डाल भी देता है, जो नहीं डाल रहा है सोफार, जो मैंने नहीं सुना है, लेकिन अगर डाल भी देता है तो ब्याज भी तो बढ़ जाएगा ना। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, फिर 20 बेसिस पॉइंट या 40 बेसिस पॉइंट की और हो गई। तो हमारे लिए अगर इंटरेस्ट कॉस्ट, हमारी EMI बढ़ी होगी, तो इनकी EMI कितनी बढ़ेगी इस तरह के मासिव 1.5 लाख करोड़ के डेट के ऊपर, तो वो भी आप कैलकुलेट करिएगा, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक फ्लॉ कि इनके पास इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ रही है। दूसरा फ्लॉ कि इनके पास लॉस कंटिन्यूसली मेंटेन्ड हो रहा है। तीसरा फ्लॉ कि इतनी बड़ी इक्विटी साइज़ ऑलरेडी है, बार बार इक्विटी रेज करके बाहर से पैसा उठा के इक्विटी के बदले में इन्होंने इक्विटी साइज़ इतना बड़ा कर लिया है। तो इस तरह के फ्लॉज के बीच में आप क्यों उस एक छोटी सी न्यूज़ के ऊपर एंटर करना चाह रहे हैं? एक मोमेंटम कैच करना है तो दुनिया में 50 कंपनियों में कैच कर लीजिए। इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आपको जब कुछ नहीं समझ में आया तो लीडर में चले आइए, बेस्ट है, वहाँ पर एटलीस्ट खोने के लिए कुछ नहीं होता। तो भारती एंड रिलायंस ऑब्वियसली टेलीकॉम लीडर्स हैं, इनको आप देखिए क्यों वोडाफोन के चक्कर में पड़ रहा है। IEX, पवन साहब इसमें एक न्यूज़ फ्लो चल रहा था वो कि एक प्राइवेट एक और नए एक्सचेंज को मंजूरी मिल सकती है, और इस एक्सचेंज की नई एक्सचेंज के आने की खबर के बीच में इसको आज तोड़ा गया है। और वैसे भी शेयर बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, क्योंकि ये एक तरफा चला था, स्टॉक स्प्लिट और बोनस वगैरह इसमें जो एडजस्ट हुए थे वो, तो इस तरह के मूव के बाद तो शेयर वैसे भी नीचे आना ही था। तो अभी तो एटलीस्ट आप बने रहें, क्योंकि आप मेरे बोलने में बेचेंगे तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन बेटर यही कि कोई भी तेज़ी मिले, आपके भाव से ऊपर आए, निकल जाएँ। और बहुत ज़्यादा इक्विटी फ्लो है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लो है इन कंपैरिजन टू इक्विटी साइज़, तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा आप। ओके, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ। इतने सारे सवालों के बीच में कौन सा सवाल हो समझ में नहीं आता है। इन्फोसिस पे हम बात कर चुके हैं, हिंदुजा ग्लोबल और पॉलीप्लेक्स, ये दोनों पे बात कर लेता हूँ।
भट्ट साहब, पॉलीप्लेक्स के केस में इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ये मीडियम टर्म के लिए आप ठीक कंपनी में हैं, मोमेंटम मिले आप निकल सकते हैं। ये अभी बीच में किसी एक जानकार ने हमारे यहाँ तेज़ी की बात भी इसमें की थी, उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी थी। तो आप एटलीस्ट अभी तो बने रहें, कोई भी तेज़ी मिलती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। न्यूज़ फ्लो पे डिपेंड करता है, नंबर्स पे डिपेंड करता है। रही बात हिंदुजा ग्लोबल की, देखिए आईटी स्पेस में हायर लेवल से करेक्शन है और सभी आईटी कंपनियों में करेक्शन है, तो ये भी टूटा। लेकिन इसके केस में एक स्पेशल चीज़ थी कि इनके पास स्पेशल डिविडेंड आ रहा था, जिस डिविडेंड को भी इन्होंने एडजस्ट किया है। बाजार ने उसके पहले भी एक तेज़ी दिखाई थी, तो वो डबल मार इसको पड़ी है। इसीलिए हैविंग सेड दैट आईटी में रिबाउंड आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि कल ही मैं देख रहा था कि 5.5 रुपये या 6 रुपये, 5.5 या 6% के आसपास इंडियन करेंसी वीक हो चुकी है डॉलर के कंपैरिजन में इसी क्वार्टर में। तो अगर इस तरह की वीकनेस रुपी में है ही और डॉलर में स्ट्रेंथ रहेगी, तो ऑब्वियस बात इनकी रियलाइजेशन अच्छे होंगे आईटी के, और अच्छे नंबर ये लोग, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है सारी की सारी कंपनियाँ, कैश जनरेटिंग कंपनियाँ हैं, सब अच्छा डिविडेंड, अच्छा पैसा रियलाइज़ करेंगी डॉलर रेवेन्यू में। तो बेटर ये है कि अभी तो बने रहें, लेकिन मोमेंटम मिले उसके हिसाब से आप कॉल लें। आईटी में और बेटर नाम है जिनमें आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ डिविडेंड प्ले है जो ख़त्म हो चुका है, तो उस हिसाब से आप अपनी कॉल ले सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत सारे लोगों से माफ़ी और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, हमसे बातचीत की। आपसे कल मुलाकात होगी बुधवार के दिन, तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।